हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कार एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 7 फरवरी और 7 फरवरी का जो एसएससी जीडी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो हो चुका है कंप्लीट। उस एग्ज़ाम के 20% जीके और जीएस के 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं। जो क्वेश्चन आपके एज इट इज एग्ज़ाम्स के अंदर आए थे वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। यार पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने के और आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके आता है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने बेंगलोर में किसकी प्रतिमा का उद्घाटन किया था। या नरेंद्र मोदी ने बेंगलोर में एक प्रतिमा का उद्घाटन किया था, वो प्रतिमा किसकी थी। तो कर्नाटक में पीएम मोदी ने 108 फीट ऊंचे कैंपेगौंडा की स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया था। यानी वो किसकी थी, तो वो थी आपके कैपेगौंडा की। किसकी थी, कैपेगौंडा की थी। और स्टैच्यू का नाम क्या है, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। क्या नाम है, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया था। अनुसार मतलब अगर मान्यताओं के अनुसार देखिए, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है। बेंगलोर के संस्थापक एन कैंपेगौंडा को उपयुक्त श्रद्धांजलि 108 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यह उनकी दृष्टि का एवं एक वैश्विक शहर है। अगर बात करें बेंगलोर की स्थापना करने वाले थे एन कैंपेगौंडा, उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए 108 फीट ऊंची एक प्रतिमा बनाई गई। यह उनकी दृष्टि का भी प्रतीक है और बेंगलोर एक वैश्विक शहर की नज़र में भी आता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 को बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर हुआ कब था। तो ये हुआ था आपके 1764। तो ये किसके मध्य हुआ था, ये हुआ था ईस्ट इंडिया के कंपनी के हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो तथा मुगल तथा नवाबों की सेना के मध्य लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेजी कंपनी से लड़ रही थी। लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई और इस परिणाम में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश की दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेजी कंपनी के हाथ में चला गया था। यानी इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस तरफ से लड़ रहे थे हेक्टर मुनरो। कौन लड़ते, हेक्टर मुनरो। और भारत में से लड़ रहे थे आपके 3 थे, मुगल और नवाब थे, उनकी सेना लड़ थी। एक तो बंगाल के नवाब मीर कासिम थे, अवध के नवाब सिजाउद्दौला और मुगल जो बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। उन तीनों की सेना 1 वर्सेस 3 था। ये 1 वर्सेस क्या था, 1 वर्सेस 3 था। और इसमें जीत किसकी हुई थी, इसमें जीत हुई थी अंग्रेज कंपनी की जीत हुई थी। और इसकी वजह से क्या हुआ था, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश का जो राजस्व अधिकार था वो अंग्रेजी कंपनी के हाथ में चला गया था। उसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कनिष्क कौन से वंश का शासक था। जो कनिष्क था वो कौन से वंश का शासक था। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था। यानी कनिष्क था वो आपके कुषाण वंश का राजा था। कुषाण वंश की संयुक्त स्थापना, जो अगर बात करें कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी, किस राजा ने की थी, वो की थी आपके कुजला कैडफिसेस ने की थी। कुजला कैडफिसेस ने इसकी स्थापना की थी। कनिष्क ने ईस्वी सन पहली शताब्दी के आसपास शासन किया और कुषाण वंश का सबसे महान राजा था। अगर बात करें कुषाण वंश का सबसे महान राजा कौन था, वो था आपका कनिष्क। कौन था, कनिष्क था। कनिष्क वंश की अगर बात करें कुषाण किस वंश से था, वो कुषाण वंश से था। और कुषाण वंश की स्थापना किसने की, तो वो की थी आपके कुजला कैडफिसेस ने की थी। कैडफिसेस ने की थी। कनिष्क के अगर शासन की बात करें तो वह पहली शताब्दी के आसपास का शासक था। कनिष्क के समय कुषाण शासन भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग, अफगानिस्तान, संभवतः कश्मीर क्षेत्र के उत्तरी भागों, मध्य एशिया तक फैला हुआ था। अगर बात करें जब आपके कनिष्क था वो शासन कर रहा था, उस समय कुषाण का जो कुषाण वंश था उसका शासन कितनी दूरी में था, तो वो भारत में था, अफगानिस्तान में था। और भारत का जो कश्मीर क्षेत्र था, कश्मीर के उत्तरी भाग में था और मध्य एशिया के क्षेत्र तक फैला हुआ था।
उसे बौद्ध धर्म के एक महान संरक्षक के रूप में भी याद किया जाता था। जो कनिष्क हैं, कनिष्क को एक बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में भी याद किया जाता है। उन्होंने बौद्ध कवि अश्वघोष की छत्रछाया में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। मतलब जो कवि सॉरी ये राजा थे कनिष्क, कनिष्क के कवि थे, वो कवि का नाम था अश्वघोष। अश्वघोष ने इन्हें बौद्ध धर्म का अध्ययन करवाया था और कश्मीर में उनके संरक्षण में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। यानी कश्मीर में अगर बात करें बौद्ध धर्म की चौथी संगति हुई थी, वो कश्मीर में हुई थी। और किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अब प्रश्न हमसे ये भी पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म की चौथी जो संगति है वो कहाँ पर हुई थी? कश्मीर में। किसके शासनकाल में? तो आपके आता है कनिष्क के शासनकाल में। अगर बहुत समय उसमें किस वंश का शासन था? तो उस समय कुषाण वंश का शासक था। जो चतुर्थ बौद्ध संगति, इस संगति में अभिधर्म पर महान टिप्पणी का संकलन है। यानी चौथी संगति थी, उसमें अभिधर्म पर संकलित या टिप्पणियां की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपके विशु डांस का संबंध किस राज्य से है? जो आपका विशु डांस है उसका संबंध किस राज्य से है? हिंदू त्यौहार विशु केरल में फसल त्यौहार और मलयालमी लोगों में के खगोलीय नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें विशु डांस का संबंध किस राज्य से है, तो वो आता है आपके केरला राज्य से संबंधित रखता है। उसके बाद में हम अलग अलग दूसरे भी जो राज्य हैं उनके भी कुछ त्योहारों की बात कर लेते हैं। अगर बात करें उड़ीसा में दुर्गा पूजा होता है, कलिंग महोत्सव होता है, चंदन यात्रा होता है, कोणार्क नृत्य महोत्सव होता है। उसके बाद में अगर बात करें तो महाविषुवा संक्रांति होता है, राज परबा होता है, पुरी बीच फेस्टिवल आदि हैं वो उड़ीसा के अंदर मनाए जाते हैं। उसके बाद में अगर बात करें तमिलनाडु के अंदर कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो पोंगल मनाया जाता है, थिपुसुम मनाया जाता है, कार्तिकेय दीपम मनाया जाता है, थिरुवैयारा है, जल्लीकट्टू हैं आदि मनाया जाता है। अगर बात करें असम के अंदर आपके कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो बिहू महोत्सव हैं, अम्बुबाची महोत्सव हैं, मांजुली महोत्सव हैं, देहिंग पटगाई महोत्सव, चाय महोत्सव और मांजुली में रासलीला आदि त्यौहार है वो आपके असम के अंदर मनाए जाते हैं। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू का 2022 में किसने स्थान लिया था? अगर हम बात करें आपके 13वें उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू। कौन थे? वेंकैया नायडू। अब बात करें उनके स्थान पर 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने थे? तो भारत में वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। यानी 14वें उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं, जो 7 अगस्त 2022 को चुने गए थे। वो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले से वो क्या थे? WB वेस्ट बंगाल के क्या थे? आपके गवर्नर थे। और ये आपके राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ये कहाँ से हैं? तो ये RJ से आपके बिलोंग करते हैं। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछा गया था कि संपत्ति का अधिकार किस में जोड़ा गया है? जो संपत्ति का अधिकार है वो किस में जोड़ा गया है? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। जो संपत्ति का अधिकार था उसे 44वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके अनुसार मौलिक अधिकार थे उनमें से समाप्त कर दिया गया था। 44वें संशोधन के पारित होने के साथ संपत्ति के अधिकार को कानून द्वारा मान्यता दी गई थी। संपत्ति में निहित अधिकार को से संबंधित अनुच्छेद 31 के हिस्से को अनुच्छेद 300 में स्थानांतरित कर दिया गया था। यानी जो संपत्ति का अधिकार था तो वो पहले तो था आपके 31वें अनुच्छेद में, लेकिन अब बात किस में जोड़ा गया? तो वो 31 से हटाकर 300वें अनुच्छेद में स्थानांतरित कर दिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है? यानी बैडमिंटन होता है उसमें 2 भाग होता है और बीच में एक जाली लगी होती है, जाली को क्या कहते हैं? नेट। अब हमसे पूछा गया है कि ज़मीन से उस नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो एक कोर्ट 2 भागों में बंटा होता है जिसकी लंबाई 6.7 मीटर यानी 22 फीट होती हैं। इसके बीच में एक नेट होती हैं जो 1.55 मीटर यानी लगभग, अगर मीटर में देखें तो 1.55 मीटर, अगर फीट में देखें तो 5 फीट और 1 इंच ऊंची होती हैं। यानी हमसे पूछा गया था कि कितनी ऊंची होती हैं, तो वो होते हैं 5 फीट और 1 इंच ऊंचाई होता है। अगर मीटर में दिया गया था तो मीटर में होगा आपका 1.55 मीटर। 55 तो नहीं होता, वो 5 मीटर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था केरल में त्रिकारा विधानसभा उपचुनाव किसने जीता था? केरल में त्रिकारा विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, वो किसने जीते थे? केरल की त्रिकारा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में UDA के उम्मीदवार उमा थॉमस ने, यानी किसने जीते थे? तो वो जीते थे आपके उमा थॉमस ने जीत दर्ज की।
उमा थॉम्स ने जीत दर्ज की। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के डॉक्टर जोसेफ दूसरे और बीजेपी तीसरे नंबर पर काबिज रही। वहीं परिणाम आने के बाद से लोगों का कहना है कि दिव्यगत पति की अच्छी राजनीतिक फिजा का भी इस चुनाव में परिणाम में असर देखने को मिला था। यानी जीत किसे मिली थी? तो जीत मिली थी आपके उषा थॉमस को। और वो किस पार्टी से हैं? तो वो हैं आपके यूडीए। किससे हैं? वो आपके यूडीए से हैं। लोगों का कहना है कि जो उमा थॉमस हैं, इनके पति थे, वो पहले पॉलिटिक्स में थे और वो बहुत अच्छे थे। इनकी जो अच्छे चरित्र की वजह से लोगों ने इन्हें वोट देकर वापस से विजयी बनवाया है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, कटे पर नमक खाली जगह पर क्या आएगा? छिड़कना, डालना या पटकना? तो कटे पर नमक छिड़कना। कटे पर क्या? वो कहते हैं ना, कटे पर नमक डालना, छिड़कना। कटे पर नमक डालना नहीं होगा, यहाँ पर होगा कटे पर नमक छिड़कना। जले पर नमक छिड़कना वो वाली बात होती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? कटे पर नमक क्या होगा आपके हिसाब से? छिड़कना होगा या फिर डालना होगा? एक बार देख लेना। अगर आपको कुछ भी लगे तो कमेंट करके हमें बता देना कि इसका राइट आंसर है वो क्या होगा। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि समुद्र का पर्यायवाची क्या है? समुद्र के बहुत सारे पर्यायवाची थे, उनमें से आपके एक ऑप्शन में आया होगा, वो देख लेना कौन सा है। सागर हैं, पयोधी हैं, उदित हैं, पारावार हैं, नदीश हैं, जलाधि, वारिधि, नलनिधि आदि होते हैं। समुद्र के बहुत सारे जैसे सागर, पयोधी, उदिति, पारावार आदि इसके पर्यायवाची हैं। उसके बाद में हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि टी बाला सरस्वती का संबंध किससे हैं? जो टी बाला सरस्वती हैं उनका संबंध किससे है? तो उनका संबंध नृत्य से। हमसे पूछा गया था किस नृत्य से हैं? तो टी बाला सरस्वती का पूरा नाम है तंजौर बाला सरस्वती। एक भारतीय नर्तक हैं जो भरतनाट्यम शास्त्रीय के लिए जानी जाती हैं। उन्हें 1976 है, 57 है कुछ, 1957 में, हाँ 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया और 1977 में पद्म विभूषण से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया द्वारा किए गए तीसरे और दूसरे उच्चतम नागरिक सम्मान भी दिए गए थे। इन्हें पद्म भूषण जो तीसरा और पद्म विभूषण जो दूसरा सबसे उच्च अधिकार है, भारत का सम्मान है, और पहले पर आता है भारत रत्न। तो आज की शिफ्ट में आए गए 20 प्रश्न थे, जितने 20 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि और बेल है उसको कर दे आप ऑल पर सेलेक्ट, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।